Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we're going to talk about the most important issues of the day. सबसे पहले हम नक्शा स्कीम के बारे में बात करेंगे, फिर यूएन वोट ऑन यूक्रेन के बारे में बात करेंगे, फिर एक बिहार के एमएलसी को वापस से रीइंस्टेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड फिर मद्रास के एक हाई कोर्ट की रूलिंग आई है, दैट इज कि वुमेन्स को रात को अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड है, तो वी गोना टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं। देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज में सबसे बड़ी जो दो प्रॉब्लम्स हैं वो है लैंड डिस्प्यूट और जो प्रॉपर्टी टैक्स है कलेक्शन अच्छा ना होना। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लेके आई आपकी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसे इंप्लीमेंट करेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। अब इसी स्कीम के अंडर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, दैट इज नक्शा। इसका पूरा नाम है नेशनल जियोस्पाशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। अब इसको वैसे तो बजट में भी बात की गई थी, बट लॉन्च किया गया 18 फरवरी को, एंड अभी इसमें जीआईएस बेस्ड लैंड सर्वे कंडक्ट किए जाएंगे ताकि लैंड रिकॉर्ड को और बेटर किया जा सके, जिससे टैक्स कलेक्शन और अर्बन प्लानिंग में हमें बेनिफिट मिले और अर्बन गवर्नेंस इससे इंप्रूव हो। इससे लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन होगी एंड लोगों को कहीं ना कहीं जो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनको क्रेडिट एक्सेस करने में काफी ईज रहेगा, मतलब आसान रहेगा। अब यहां पर अगर इस प्रोग्राम की बात की जाए तो जितना भी आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड है उसको वापस से रिस्ट्रक्चर किया जा सकेगा एंड प्रॉपर सिटी की प्लानिंग में आपको हेल्प मिलेगी। साथ के साथ यहां पर आप ये मान के चलो कि अ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसके बारे में बात की थी, तो इसमें हमने एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसमें 152 सिटीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, लोकल बॉडीज के ऊपर 26 स्टेट्स के अंदर। अब इसमें क्या रहेगा कि जो स्टेट्स का जो सिटी का साइज 35 किलोमीटर से लेस है और 2 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहां पर 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है, मतलब पायलट बेसिस पे, डेमो के तौर पे। अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली इसे आगे लेके जाया जाएगा। अब इसमें एरियल सर्वेस की बात की जाती है, जहां पर ड्रोन्स एंड लिडार सेंसर्स को यूज किया जाएगा। फिर ग्राउंड वेरिफिकेशन की जाएगी, ओनरशिप की रजिस्ट्रेशन को लिंक किया जाएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी से, एंड 2D और 3D मॉडल्स क्रिएट किए जाएंगे। एंड यहाँ पर रिड्रेसल का भी मैकेनिज्म रखा गया है कि इन केस किसी को किसी बात पे आपत्ति हो तो वो उस बात के लिए यहाँ पे आके गवर्नमेंट से डिस्कस कर सकता है, मतलब लोकल बॉडी से डिस्कस कर सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूक्रेन इशू। देखिए, ये तो आपको सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर काफी लंबे समय से चली आ रही है, एंड पहले इसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज एक मत थी। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ कि यूएस एक रेजोल्यूशन लेके आता है। यूएस का रेजोल्यूशन क्या था कि वो वॉर को खत्म करना चाहता है, बट उन्होंने कंडेम नहीं किया रशिया को। अब इसमें फ्रांस एक नई चीज ऐड करता है, फ्रांस कहता है नहीं नहीं, यहां पर रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन के अंदर, तो उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए हमें। अब जब यहां पर ये वोटिंग पे डाला जाता है तो 65 कंट्रीज एब्सेंट रहती हैं, 93 कंट्रीज इसके फेवर में वोट करती हैं एंड 18 कंट्री इसके अगेंस्ट वोट करती हैं। जो कंट्रीज अपोजिंग वोटिंग में आती हैं वो आपके यूएस, रशिया और इसराइल मेन कंट्रीज हैं। चाइना भी इसमें अब्सटेन रहा और इंडिया भी अब्सटेन रहा। अब यहां पे रशिया ने अपनी वीटो यूज करके इस अमेंडमेंट को कंडेम्ड किया, एंड अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो इंडिया की स्टैंडिंग ये है कि इंडिया कह रहा है कि भाई देखो, हम इसमें एक न्यूट्रल स्टांस रख के बैठे हुए हैं, हमें इस मुद्दे पे ये पता है कि दोनों कंट्रीज हमारे दोस्त हैं, तो वी डू नॉट वांट टू क्रिटिसाइज एनी। तो हम डायरेक्टली अपने वर्ड्स को भी उस तरह के नहीं रखते हैं, जैसे टू पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन के बारे में हम जब रेफर करते हैं तो कुछ ऐसी बात करते हैं। अभी हमने अपनी वर्डिंग चेंज की है, जहां पर हम पार्टी कंसर्न के बारे में बात करें, जैसे यूएस में भी इसमें रोल प्ले करे, इंडिया हो सकता है इसमें बैकडोर चैनल से कुछ रोल प्ले करे, तो हम उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन कर सकें। और यहां पर हम सपोर्ट करते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी यूक्रेन की। मोर ओवर डिबेट एंड डायलॉग से, डिप्लोमेसी से हम चाहते हैं कि ये पूरा इशू रिजॉल्व हो एंड हम रशिया को किसी भी तरह से डायरेक्टली कंडेम नहीं करेंगे यहां पे। अब इसके एडिशनली अगर हम बात करें तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। देखो, एक बात तो ये आ जाती है कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन का सपोर्ट है
वो कम होता जा रहा है, क्योंकि यूएस ने यहां पर क्रिटिसाइज किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि रशिया के साथ डील करने के लिए अभी बहुत ज्यादा आतुर है यूएस, और कहा जा रहा है कि ईस्टर आने तक, यानी ईस्टर 2025 से पहले पहले इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो गुड कि कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। अब यहां एक चीज ये आती है कि इंडिया क्या कर सकता है। देखो, इंडिया रशिया के साथ स्टेज शेयर करता है ब्रिक्स में, G20 में, एससीओ में। तो हम यहां पर पीस के नरेटिव को सेट कर सकते हैं। मोर ओवर बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू हम मीडिएशन और पीसफुल फ्यूचर को प्रमोट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, हमें बैलेंस करने की जरूरत है रशिया और वेस्ट के बीच में अपने रिलेशन को, एंड अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना, डिफेंस पार्टनरशिप, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना वो भी हमारे लिए खतरनाक रहेगा। तो यहां पर ग्लोबल ऑर्डर की बात की जाए तो अभी कहीं ना कहीं यूएस और यूरोप के बीच में कहीं ना कहीं रीअलाइनमेंट की जरूरत है। इन्हें कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि इस पूरे इशू को बैठ के सॉल्व किया जा सकता है, वॉर एक सोल्यूशन नहीं। हाँ, चाइना इस पूरी वॉर का रुख तय करने वाला एक इंपॉर्टेंट कंट्री रहेगा। रशिया की जो पोजीशन है, आइसोलेशन जो है, वो कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। यूएस भी कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में आ रहा है, एंड यहां पे कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है, बिकॉज वीटो हमेशा आपका डेडलॉक लेके आता है, जिससे सिक्योरिटी काउंसिल इनइफेक्टिव बन जाती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन द सेकेंड आर्टिकल। आइए अब बात करते हैं थर्ड आर्टिकल की। देखिए, थर्ड आर्टिकल में बात की जाती है, एक बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे जिन्होंने बिहार के सीएम को क्रिटिसाइज किया, और जिसके बाद इन्हें यहां पर क्या किया गया, अ, इनके ऊपर एक्शन लिया गया, और जिसके बाद इन्हें लाइक काउंसिल से निकाल दिया गया। अब यहां पर हुआ क्या है और किस बेसिस पे ये सब चीजें होती हैं, हमें ये समझना जरूरी है। तो आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का ये इलेक्शन कमीशन को पावर देता है, और साथ के साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये इंपावर करता है कि भाई अगर कोई मेंबर की सीट खाली होती है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन आपका बाय इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता है। बाय इलेक्शन नोटिफाई हो चुके थे इस सीट के ऊपर जब इन्हें एक्सपेल किया गया था, सुनील कुमार सिंह को, बट अब ये नोटिफिकेशन इनवैलिड हो चुकी है, क्योंकि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इन्हें रीइंस्टेट कर दिया है, और कहा है कि भाई देखो, आप एक्सपेल ना करो, आप इन्हें सस्पेंड कर दो फरवरी 2025 तक। अब जब तक ये सस्पेंडेड रहेंगे तब तक आप ये मान के चलो कि इन्हें बाकी बेनिफिट तो मिलेंगे, बट सैलरी और अलाउंसेस इन्हें नहीं मिलेंगे। अब यहां पर इस पूरे चीज को रीइंस्टेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, एक्चुअल में ये जो एक्शन है ये एक्सेसिवली डिस्प्रोपोर्शनेट है और बहुत ज्यादा खराब डिसीजन था, तो इस वजह से इसे रीइंस्टेट करना पड़ेगा। अब बात यहां पे ये आती है कि किस बेसिस पे किसी भी पर्सन को लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल या एमपी के पद से हटाया जा सकता है। तो यहां पर कहा जाता है कि आर्टिकल 102 और 191 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कहता है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है एमपी, तो उसे यहां पर हटाया जा सकता है। अगर उसका अनसाउंड माइंड है या इंसॉल्वेंट है वो, तब भी हटाया जा सकता है, और अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तब भी उसे पोस्ट से हटाया जा सकता है। इन एडिशन टू दिस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर किसी क्रिमिनल केस में 2 साल या इससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर करप्शन या डिसलॉयल्टी देखने को मिलती है तब भी सेक्शन 9 के अंडर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेक्शन 10A के अंडर अगर इलेक्शन के टाइम पे जो खर्चा किया गया उस खर्चे का पूरा विवरण ना दे पाए तो उस केस में भी यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इन एडिशन टू दिस, शेड्यूल 10 जो एंटी डिफेक्शन से डील करता है उसके अकॉर्डिंगली भी, जैसे अगर आप अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं या विप्स को आप नहीं मानते हैं, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, या नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो उस केस में भी यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो आर्टिकल 194 पावर एंड प्रिविलेजेस की बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर के। आर्टिकल 324 इंपावर करता है आपके इलेक्शन कमिश्नर को कि वो इलेक्शन और बाय इलेक्शन कहीं ना कहीं कंडक्ट करवा सकते हैं। आर्टिकल 191 क्लॉज 1 ये कंडीशंस बताता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, एंड आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उन चीजों को, एक्सपल्शन को रिव्यू करने की पावर देता है।
अब यहां आपको याद रखना है कि कुछ वेरियस केसेस इससे रिलेटेड है, जैसे लिली थॉमस आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से रिलेटेड है, जहां पर कहा गया था कि भाई सेक्शन 8 क्लॉज 4 के अंडर अगर डिस्क्वालिफिकेशन होते क्रिमिनल केसेस के केसेस चक्कर में, तो वहां पर इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ऐसे ही लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऐसे डिस्क्लोजर जो लेजिस्लेटर को करना चाहिए वो कहीं ना कहीं क्लीन गवर्नेंस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ऐसी बात की गई है। राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य केस में यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, इस बात को इंस्टेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड इवन रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्शन प्रिंसिपल को नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि बंदे को बिना सुने आप एक्सपेल नहीं कर सकते हो, ये भी बात यहाँ पे कही गई है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको इस आर्टिकल में याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, कि क्या महिलाओं को रात के समय पे अरेस्ट किया जा सकता है। देखिए यहां पर अभी रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट के एक बेंच ने दीपा वर्सेस एस विजयलक्ष्मी एंड अदर्स केस में यह कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर जो नियम है उसमें यह कहा जाता है कि वुमेन्स को सनसेट से बाद और सनराइज से पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ये डायरेक्टरी है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। अब ऐसा कहने के पीछे ये कहते हैं कि भी अगर आप सेक्शन 43 क्लॉज 5 को इंटरप्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 46 क्लॉज 4 सीआरपीसी के, तो कहते अरेस्ट जो है आपका सनसेट और सनराइज के पहले नहीं होना चाहिए, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अलाउड है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपको रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जिसके बेसिस पे आप अरेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर इसी में यह कहा जाता है कि एक एडिशनल प्रोविजन है आपका, जिसमें यह कहा जाता है कि भाई जो मेल ऑफिसर है फीमेल को टच नहीं करेगा, और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में ये चीज अलाउड है। बस ये इसलिए है कि भाई पोटेंशियल अब्यूज को रोकने के लिए। अब यहां पे हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई सेक्शन 46 क्लॉज 4 जो है सीआरपीसी का, इसमें जो बात कही गई है पेनल्टीज के बारे में कहीं जिक्र नहीं है कि इन केस अगर कोई मेल, या आप ये कह सकते हो कि कोई सनसेट के बाद और सनराइज के पहले किसी फीमेल को अरेस्ट करता है तो उस केस में कोई भी पेनल्टीज की बात नहीं की गई। अगर ये मैंडेटरी होता तो यहां पर लेजिस्लेचर ने कुछ ना कुछ पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की होती, कोई कॉन्सिक्वेंसेज होता, तो इस वजह से ये मैंडेटरी नहीं है। तो कहते हैं इवन अगर आप देखें तो पुलिस ऑफिसर अपनी जो पब्लिक ड्यूटी है उसको परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई हिनियस क्राइम हुआ है एंड जहां पर महिला को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो उसको इवेट कर सकती है, कहीं ना कहीं आपका लाइक पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर सकती है, तो उस केस में आप महिला को रात के टाइम पे भी अरेस्ट कर सकते हैं, बस आपको मजिस्ट्रेट की अप्रूवल चाहिए। अब लॉ कमीशन ने वेरियस ओकेजन्स पे ये कहा है कि भी देखो वुमेन को अगर आपने अरेस्ट करना है नाइट के टाइम पे, वैसे तो होना नहीं चाहिए, एक्सट्रीम अर्जेंसी है तो उस केस में कर सकते हो आप, बट इसके लिए सुपीरियर ऑफिसर्स की या ऑफिशियल्स की आपको परमिशन चाहिएगी एंड इसमें आप डिटेल रिपोर्ट देंगे मजिस्ट्रेट को। अब ऐसा ही एक सेक्शन 46 क्लॉज 4 आपका ऐड किया गया था 2005 में लॉ कमीशन की 154th रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे। अब यहां पर यह कहा जाता है कि नागपुर बेंच जो बॉम्बे का है, इसने एक बात ये कही थी कि भी देखो लेडी कांस्टेबल का होना जरूरी है आप जब फीमेल को अरेस्ट करने जाओ, एंड ये सनसेट और सनराइज के मतलब सनसेट के बाद और सनराइज के पहले नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। मान लो आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जहां पर क्राइम कमिट करके बंदा भाग सकता है, तो उस केस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी बहुत जरूरी है। तो अभी अगर बात की जाए तो इस रूलिंग के बाद कुछ आप कह सकते हो कि कुछ हद तक ये प्रोविजन आपका डिल्यूट हो जाएगा, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भैया पुलिस प्रोविजंस को फॉलो करे। आप डायरेक्टरी होने के मतलब ये नहीं है कि आप इसको वायलेट करें। आप मान के चलें कि अगर आप इसे कंप्लाई नहीं करते हैं तो अरेस्ट इलीगल नहीं है, बट आपको वैलिड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आप क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे जिसके बेसिस पे आपने इस पर्सन को रात के टाइम पे अरेस्ट किया। लेट्स से अगर मान लीजिए एक मर्डर केस है जहां पर बीवी ने अपने पति को मार दिया। अब ये केस है किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है,
मतलब वही बहुत हाई फाई या कोई बहुत एक्सेप्शनल रिसोर्सेज वाली वो फैमिली नहीं है, तो उस केस में आप ये मान के चलें कि पुलिस के पास दो प्रोविजंस हैं। अगर रिपोर्ट रात को आई है, मर्डर केस है, तो उसी टाइम अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई और केस है, जैसे मान लीजिए छोटा मोटा कोई केस है जिसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ी पेनल्टीज नहीं है, तो उस केस में आप ये मान के चलो कि अरेस्ट को थोड़ा डिले भी किया जा सकता है। बट इन केस अगर कोई फैमिली ऐसे, मान लो कोई करप्शन का केस है, बट फैमिली ऐसी है कि रातों रात पूरी फैमिली बाहर चली जा सकती है, मतलब फ्लाइट पकड़ के बाहर चली जाए, पर्सन को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उस केस में भी रात को अरेस्ट किया जा सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।